Next application of circular motion is bending of a cyclist या bending of a motorcyclist। बच्चों ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी रेसिंग इवेंट में मोटरसाइकिल का जो रेस होता है तो मोटरसाइकिल रेसिंग इवेंट में जब भी शार्प टर्न होता है रेसिंग ट्रैक पे तो मोटरसाइकिलिस्ट बेंड्स इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब जिस तरफ टर्न होगा मोटरसाइकिलिस्ट उसी तरफ बेंड करेगा। दैट मीन्स इफ द टर्न इज टुवर्ड्स लेफ्ट मोटरसाइकिलिस्ट विल बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड अगर टर्न टुवर्ड्स राइट है रोड पे तो मोटरसाइकिलिस्ट विल बेंड टुवर्ड्स राइट। तो मोटरसाइकिलिस्ट बेंड क्यों करता है और जब वो बेंड करेगा तो उसका एंगल कितना फॉर्म होगा विद द वर्टिकल लेवल, ये हमको डिराइव करना है। तो देखो इस डायग्राम में एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है और ये रोड का इनर एज है और ये उसका आउटर एज है। इसका मतलब इस रोड का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, समवेयर ऑन दिस साइड, और ये जो रोड है ये टर्न ले रहा है टुवर्ड्स से राइट। तो दिस रोड इज टर्निंग टुवर्ड्स राइट और इस रोड का ये इनर एज है, दिस इज आउटर एज एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑन दिस साइड। और ये एक साइक्लिस्ट है, इट कैन बी साइक्लिस्ट और इट कैन बी अ मोटरसाइकिलिस्ट जो वर्टिकल के साथ बेंड हुआ है व्हाइल टेकिंग अ टर्न। और देखो उसने बेंड कहां पे किया है, उसने बेंड उस तरफ किया है जहां पे रोड टर्न ले रहा है। ओके, तो ही विल बेंड इनवर्ड। लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द साइक्लिस्ट विद द वर्टिकल लेवल, और हमको इस थीटा को डिराइव करना है कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द साइक्लिस्ट विद द वर्टिकल व्हाइल टेकिंग अ टर्न। नाउ व्हेन अ साइक्लिस्ट टेक्स अ टर्न, what are the forces acting on the cyclist? There are two forces acting on the cyclist when he is taking a turn. और वो कौन से दो फोर्सेस होंगे? एक तो उसका वेट होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड वेट का फॉर्मूला होगा m into g, where m is the mass and g is acceleration due to gravity. और दूसरा होगा रोड सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे n है नॉर्मल रिएक्शन जो रोड सरफेस ने अप्लाई किया है, और mg होगा वेट। तो ऐसे दो फोर्सेस मोटरसाइकिल्स पे एक्ट करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे बिकॉज ये इंक्लाइन है। mg नीड नॉट बी रिजॉल्व बिकॉज mg इज वर्टिकल। तो रिजॉल्विंग नॉर्मल रिएक्शन इनटू टू कंपोनेंट्स, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, and the component of normal reaction will be n sin theta और n cos theta। तो यहां हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट है ये mg को बैलेंस कर रहे हैं बिकॉज मोटरसाइकिल्स का वर्टिकल मोशन तो नहीं हो रहा है। एंड लुक एट n sin theta, look at the horizontal component of normal reaction. Now here horizontal component of normal reaction is towards the center of curvature, बिकॉज ये जो कर्व रोड होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। तो n sin theta is pointing towards center का मतलब n sin theta will act as centripetal force। इसका मतलब ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है इसको टर्न लेते वक्त फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करना है। मोटरसाइकिलिस्ट नीड नॉट डिपेंड अपॉन फ्रिक्शन टू गेट अ सेंट्रिपिटल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इस मोटरसाइकिलिस्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डिपेंडेंस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गया। तो दैट इज द पर्पस ऑफ बेंडिंग इनवर्ड, सो दैट नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट मोटरसाइकिलिस्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो फिर इक्वेशंस क्या होंगे, देखो n cos थीटा इज इक्वल टू mg का मतलब वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस होंगे, और ये जो n sin थीटा है जो टुवर्ड सेंटर है तो इट विल एक्ट एज सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला m v square upon r, where v is the speed या velocity of the motorcyclist.
नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, n gets cancel, sin by cos is tan theta, और यहाँ पे m gets cancel, it is v square by rg. तो if tan theta is v square by rg, थीटा कितना होगा, tan को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ v square by rg. तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ एंगल थीटा जो मोटरसाइकिलिस्ट फॉर्म कर रहा है विद द वर्टिकल. का मतलब मोटरसाइकिलिस्ट को इतने एंगल से बेंड करना पड़ेगा. नाउ ये देखो, ये जो एंगल थीटा है उसका फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg. इसका मतलब एंगल थीटा डिपेंड्स अपॉन v एंड डिपेंड्स अपॉन r बिकॉज g तो कांस्टेंट है. तो जितना r स्मॉल होगा उतना थीटा लार्ज होगा. वैसे जितना v लार्ज होगा वैसे थीटा भी लार्ज होगा. तो दिस इज द एंगल विच द मोटरसाइकिलिस्ट मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन ही टेक्स अ शार्प टर्न. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, अनदर एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम का नाम है कोनिकल पेंडुलम. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या है देखेंगे इसका. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोनिकल पेंडुलम. तो कोनिकल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होगा, देखो कुछ इस तरह, एकदम लाइट वेट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा जिसको रिजिड सपोर्ट पे फिक्स करेंगे. अ स्ट्रिंग इज फिक्स टू द रिजिड सपोर्ट. और दूसरे एंड पे एक छोटा मेटल का स्पीयर अटैच करेंगे, टाइनी मेटल स्पीयर विच विल एक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. एंड सच अ टाइनी मेटल स्पीयर इज कॉल्ड एज बॉब. तो बॉब होगा एक छोटा मेटल का स्पीयर, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अब फिलहाल इस चौक को हम लोग बॉब एज्यूम करेंगे. तो ये रिजिड सपोर्ट है और ये बॉब है. अगर ये बॉब ऐसे ऑसिलेट करेगा लाइक दिस तो इसको बोलेंगे सिंपल पेंडुलम. तो सिंपल पेंडुलम में बॉब जो है वो ऑसिलेट करता है. तो इसका स्टडी हम लोग बाद में करेंगे. सिंपल पेंडुलम, दिस इज सिंपल पेंडुलम. एंड कोनिकल पेंडुलम में ये जो बॉब है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा लाइक दिस. तो सच अ पेंडुलम विल बी कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम. ये हो गया कोनिकल पेंडुलम का डेमोन्स्ट्रेशन. अभी इसको कोनिकल नाम क्यों दिया है तो आप ऑब्जर्व करो. जब ये बॉब सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो बॉब इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. और स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग एक कोन शेप डिस्क्राइब कर रहा है. तो जब ये बॉब सर्कुलर मोशन करेगा, ये जो स्ट्रिंग है ये कोन डिस्क्राइब करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम. तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम. ठीक है. नाउ हमको डिराइव करना है इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट one revolution. Time taken by the bob to complete one revolution. Because bob तो uniform circular motion कर रहा है. तो we want to derive time period of conical pendulum. तो देखो ये हो गया diagram of conical pendulum. This is string. Let L be the length of the string. One end of a string is fixed to the rigid support. And to the other end of a string we have attached bob. What is bob? A tiny metal sphere is a point object. And this bob is performing circular motion with a uniform speed in a horizontal plane. ये bob का circular motion हो गया. So let C be the center of a circular path and let R be the radius of the circular path of bob. Now when a bob is performing circular motion, string will remain inclined. String ऐसे incline होगा हमेशा. और ये string ऐसे cone shape describe करेगा. Let h be the vertical height of the cone. Let r be the radius. Let l be the length of the string.
and let theta be the angle made by the string with the vertical, because string हमेशा incline होगा, string हमेशा slant होगा। तो ये जो string है ये vertical के साथ एक angle form करेगा, that is called theta। एंड कोन शेप में ये जो थीटा होगा ये सेमी वर्टिकल एंगल होगा। सेमी का मतलब हाफ, बिकॉज ये जो पूरा एंगल होगा इसको बोलेंगे वर्टिकल एंगल, जो वर्टेक्स के साथ फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये वर्टिकल एंगल है तो ये उसका आधा है, तो इसको बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉब? इस बॉब पे टोटल कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे? तो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। एक होगा बॉब का वेट, एंड बॉब के वेट का फॉर्मूला होगा m इंटू जी। तो दिस इज वेट ऑन द बॉब, दैट इज m इंटू जी। एंड दूसरा कौन सा होगा फोर्स? टेंशन फोर्स। तो यहां पे T क्या है? टेंशन। टेंशन इज द पुल, इट्स अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन दिस बॉब। तो बॉब को उन्होंने स्ट्रिंग से टाई किया, तो स्ट्रिंग क्या कर रहा है? बॉब को पुल कर रहा है, एंड दैट पुल इज कॉल्ड एज टेंशन फोर्स। तो ये जो T है, डायग्राम में जो T है वो क्या है? टेंशन फोर्स। तो यहां पे T रिप्रेजेंट टेंशन फोर्स। नाउ वी रिजॉल्व टेंशन इनटू टू कंपोनेंट्स। देखो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, सिंपल ज्योमेट्री, अल्टरनेट एंगल्स। तो फिर रिजॉल्विंग T into two components, vertical component and horizontal component. Vertical component of tension is T cos theta and horizontal component of tension becomes T sin theta. जहां पे एंगल वहां पे cos component। तो T के दो कंपोनेंट होंगे, T cos theta और T sin theta। अब यहां पे देखो ये जो T cos थीटा कंपोनेंट है ये वर्टिकली अपवर्ड है, और mg फोर्स जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो वी कैन से T cos थीटा इज बैलेंस बाय mg, बिकॉज बॉब को कोई वर्टिकल मोशन तो नहीं हो रहा है, का मतलब दीज टू फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर, का मतलब दे आर नलिफाइंग ईच अदर, दे आर कैंसलिंग ईच अदर। तो वन इक्वेशन विल बी T cos थीटा इक्वल्स टू mg। एंड लुक एट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। Horizontal component of tension, that is T sin theta, is pointing towards center. And अगर ये फोर्स towards center है तो ये बिहेव करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। बिकॉज बॉब अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए किसी भी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। तो इस बॉब के सर्कुलर मोशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये किसने प्रोवाइड किया होगा? T sin थीटा ने प्रोवाइड किया। तो वी गॉट वन मोर इक्वेशन, T sin थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T sin थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर अपॉन r, या वी कैन राइट mr ओमेगा स्क्वायर। यहां पे v स्टैंड्स फॉर लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी। तो वी हैव गॉट टू सेट्स ऑफ इक्वेशन। T cos theta is equal to mg and T sin theta equals to centripetal force, that is mv square upon r या mr omega square. Also, if I consider this right angle triangle, ये देखो एक right angle triangle बन गया। तो in this right angle triangle, if I take sin theta and cos theta, तो sin theta क्या होगा इस ट्रायंगल में? Opposite upon hypotenuse, r by l, and therefore r becomes L sin theta. And what is cos theta in this triangle? Adjacent upon hypotenuse, that is h by l. Therefore h become L cos theta. Now we divide equation 1 by equation 2. So dividing equation 1 by 2, sin theta by cos theta equals to r omega square by g. Therefore omega square become g sin theta by r cos theta. Also, if I substitute r का वैल्यू, r कितना है? L sin थीटा है, तो r को लिखा L sin थीटा। तो यहां पे देखो sin थीटा कैंसिल हो गया, तो वी गेट g अपॉन L का cos थीटा। बट अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो टेकन द स्क्वायर रूट, वी गेट ओमेगा एज रूट ऑफ g बाय L cos थीटा। बट ओमेगा इज 2 पाई बाय t, और ये t क्या होगा? टाइम पीरियड। तो इस फॉर्मूला में जो t है वो सिंपल कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, और यहां पे जो T है वो क्या है? टेंशन है, और ये जो T है वो क्या है?
टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन. तो ओमेगा एंगुलर स्पीड को लिखा 2 पाई टी and that is root of g by L cos theta. Therefore t, time period t will be 2 by root of L cos theta by g. But L cos theta is h. तो इसको लिखेंगे 2 by root of h by g, where h is vertical height. Also, if I substitute L का वैल्यू, L कितना है? R by sin theta है. देखो यहाँ पे L कितना होगा? R by sin theta. तो यहाँ पे L को लिखो R by sin theta, तो हमको मिलेगा 2 by root of R by g tan theta. तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम के 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. नंबर 1 2 पाई रूट ऑफ L cos theta by g. नंबर 2 2 पाई रूट ऑफ h upon g. एंड नंबर 3 2 पाई रूट ऑफ R by g tan theta. If I want to find equation of angular speed of the bob, अगर हमको बॉब का एंगुलर स्पीड फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है, तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी. तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 2 पाई बाय टी फाइंड करेंगे. तो 2 पाई बाय टी का वैल्यू क्या होगा? g बाय रूट ऑफ g बाय L cos थीटा. यहां पे अगर मैंने 2 पाई बाय टी किया तो रूट ऑफ g बाय h आएगा. यहां मैंने अगर 2 पाई बाय टी किया तो रूट ऑफ g tan थीटा बाय r होगा. तो ये होंगे 3 इक्वेशंस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, और ये होंगे 3 इक्वेशंस ऑफ एंगुलर स्पीड. If I want to find frequency of revolution, अगर मुझे बॉब का फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल अगर मैंने n लिया तो फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी. तो हमको क्या करना है? 1 अपॉन टी करना है. ये टी का फॉर्मूला है, तो उसका रेसिप्रोकल करना है. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई. इसका रेसिप्रोकल लेंगे अंडर रूट ऑफ जी डिवाइड बाय L cos थीटा. तो अगर ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का, मतलब इसका सिर्फ रेसिप्रोकल करना है. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, दिस इज इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, एंड दीज आर इक्वेशंस ऑफ एंगुलर स्पीड. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम. Next topic of circular motion is vertical circular motion. ये circular motion का special type होगा. Vertical circular motion is a special type of circular motion. देखो बच्चों, अभी तक जो हमने सर्कुलर मोशन स्टडी किया उसमें सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा था, और अभी जो सर्कुलर मोशन लोग स्टडी करेंगे उसमें बॉडी का सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में होगा. एंड इफ सर्कुलर मोशन टेक्स प्लेस इन अ वर्टिकल प्लेन, देन सच अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन. और जो एग्जाम्पल मैंने यहां पे ड्रॉ किया है और जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसे होगा कि एक स्ट्रिंग है जिसको हम लोगों ने होल्ड किया यहां पे, सो दैट बिकम्स अ रिजिड सपोर्ट. और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे एक छोटा मेटल स्पीयर अटैच किया है, दैट इज कॉल्ड बॉब. अ स्मॉल मेटल स्पीयर कॉल्ड बॉब. मतलब दिस इज बॉब, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एंड लेट m बी द मास ऑफ दिस बॉब. और फिर इस बॉब को हम लोग क्या करेंगे? ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे लाइक दिस. तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. एक स्ट्रिंग के साथ बॉब अटैच किया और बॉब को वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व किया. तो इसी मोशन को मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है. नाउ ये जो बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका जो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन होगा ये स्ट्रिंग का लेंथ होगा. तो सबसे पहले हमको क्या याद रखना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिकम्स रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन. और फिर बॉब के वेरियस पोजीशंस देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में. ये होगा बॉटम पोजीशन, ये होगा टॉप पोजीशन या हाईएस्ट पोजीशन, ये होगा मिडवे पोजीशन या हाफ वे पोजीशन. ठीक है.
तो ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है। तो चलो अभी मोशन को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो इस डायग्राम में O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। ये स्ट्रिंग का लेंथ हो गया, बट स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो रेडियस होगा, एंड दिस इज बॉब, और ये बॉब का वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। पहले डिफरेंट पोजीशंस को डिफाइन करेंगे। यहां पे जो पॉइंट ए है वो है हाईएस्ट पोजीशन या टॉप मोस्ट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वहां पे बॉब का वेलोसिटी v1 डिफाइन करेंगे और टेंशन को डिफाइन करेंगे t1। फिर ये जो पॉइंट होगा b, ये होगा सबसे लोएस्ट पोजीशन। तो b इज लोएस्ट पोजीशन, यहां पे टेंशन का वैल्यू होगा t2 एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब होगा v2। एंड पोजीशन c एंड पोजीशन d, जहां पे स्ट्रिंग हो जाए हॉरिजॉन्टल, C पोजीशन पे और D पोजीशन पे स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, A पोजीशन पे और B पोजीशन पे स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। तो इन पोजीशंस को बोलेंगे मिडवे पोजीशंस या हाफवे पोजीशंस। एंड ये जो P होगा ये होगा एनी आर्बिट्ररी पोजीशन, एनी पोजीशन। तो टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन, मिडवे पोजीशन एंड एनी पोजीशन। ना जब भी बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, दो फोर्सेस इस बॉब के ऊपर एक्ट करेंगे एट एनी पोजीशन। तो एट एनी पोजीशन ऑफ द बॉब टू फोर्सेस विल एक्ट ऑन द बॉब। और दो फोर्स कौन से होंगे? एक होगा mg जो बॉब का वेट होगा, एंड दूसरा होगा टेंशन जो स्ट्रिंग उसको पुल करे, दैट इज टेंशन। अभी इसमें क्या होगा कि एनी पोजीशन, बॉब कैन बी इन एनी पोजीशन, वेट जो होगा इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बॉब किसी भी पोजीशन पे हो उसका जो वेट होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। का मतलब वेट का डायरेक्शन फिक्स्ड है, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो आप किसी भी पोजीशन पे ऑब्जर्व करो, पोजीशन ए पे देखो बॉब का वेट mg डाउनवर्ड, पोजीशन सी पे भी बॉब का वेट mg डाउनवर्ड, पोजीशन बी पे भी बॉब का वेट mg डाउनवर्ड, पोजीशन पी पे mg डाउनवर्ड, पोजीशन डी पे mg डाउनवर्ड। mg का डायरेक्शन फिक्स्ड है, डाउनवर्ड। एंड टेंशन का मतलब स्ट्रिंग का जो पुल होगा, टेंशन, उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज स्ट्रिंग क्या कर रहा है? बॉब को पुल कर रहा है। तो टेंशन हमेशा कहां पे होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। देखो यहां पे टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो T1 is a tension acting on the bob at the highest position. T2 is a tension acting on the bob at the lowest position. T3 is the tension acting on the bob at the midway position. And let T be the tension acting on the bob at any position P. और टेंशन का डायरेक्शन देखो फिक्स्ड है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। Let theta be the angle made by the string with the vertical diameter. यहां पे AB becomes vertical diameter. तो let theta be the angle made by the inclined string with the vertical diameter. इसका मतलब जब भी बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा एंगल थीटा चेंज होगा, और एंगल थीटा हम लोग मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायमीटर। इसका मतलब व्हेन द बॉब इज एट पोजीशन B, स्ट्रिंग यहां पे होगा, थीटा बिकम 0 डिग्री। तो यहां पे थीटा 0 डिग्री है। व्हेन बॉब गोस टू पोजीशन D, स्ट्रिंग ने कितना एंगल कवर किया? 90 डिग्री। तो यहां पे थीटा 90 डिग्री। एंड जब ये बॉब यहां से टॉप पे जाएगा तो ये कितना एंगल कवर करेगा? 180 डिग्री। का मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट थीटा होगा 180। तो थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, वापस थीटा 90 डिग्री एंड थीटा 0 डिग्री। ये होंगे थीटा के वैल्यूज एट डिफरेंट पोजीशंस। लेट अस कैलकुलेट इक्वेशंस ऑफ टेंशन एट वेरियस पोजीशंस। का मतलब डिफरेंट पोजीशन पे टेंशन के फॉर्मूले क्या होंगे ये हम लोग फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन P की बात करेंगे. व्हाट इज P? इट इज एनी पोजीशन, इट इज एनी पॉइंट. तो यहां पे दो फोर्सेस बॉब के ऊपर एक्ट हो रहा है. एक तो टेंशन है टुवर्ड्स सेंटर एंड दूसरा mg, बॉब का वेट. फिर मैंने mg को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया. अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. करस्पॉन्डिंग एंगल mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये होंगे उसके दो कंपोनेंट. mg cos थीटा इज रेडियली आउटवर्ड और mg sin थीटा इज टेंजेंशियल. ये देखो सर्कुलर मोशन को टेंजेंशियल है और ये कैसे है कंपोनेंट? रेडियली आउटवर्ड. इसका मतलब टेंशन फोर्स एंड mg cos थीटा फोर्स, ये दो फोर्सेस बॉब के ऊपर एक्ट हो रहा है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. और इनका जो रिजल्टेंट होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा. बिकॉज बॉब सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब बॉब रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है. तो यहां पे क्या होगा? टेंशन फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है तो टेंशन फोर्स mg cos थीटा से स्ट्रॉन्गर होगा एंड इन दोनों का रिजल्टेंट बॉब को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो फिर इक्वेशन क्या होगा? T माइनस mg cos थीटा. क्यों माइनस? क्या? बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन r. यहां पे m होगा मास ऑफ द बॉब, v होगा उसका वेलोसिटी एट पोजीशन p और r होगा रेडियस और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो फिर टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? इसको यहां पे ट्रांसफर कर दिया. पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में. तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा. ये होगा टेंशन एट एनी पोजीशन, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा. नेक्स्ट एट हाईएस्ट पॉइंट. अभी हम लोग हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन क्या होगा इसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे. हाईएस्ट पॉइंट पे देखो वेट एंड टेंशन बोथ आर एक्टिंग डाउनवर्ड. इसका मतलब इन दोनों का जो टोटल होगा यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा बिकॉज दोनों फोर्सेस टुवर्ड सेंटर है. तो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स बट यहां पे दोनों फोर्सेस टुवर्ड सेंटर तो एडिशन होगा. तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? T1 प्लस mg. क्यों ऐड किया? बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन and they are both towards center, so they will act as centripetal force, that is mv1 square upon r, where v1 is velocity at point A. तो फिर T1 का फॉर्मूला क्या होगा? mg को यहां पे ट्रांसफर करो तो T1 becomes mv1 square upon r minus mg. ये होगा टेंशन का फॉर्मूला एट हाईएस्ट पॉइंट. नेक्स्ट एट लोएस्ट पोजीशन. लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन फोर्स टुवर्ड सेंटर है, mg फोर्स डाउनवर्ड है. का मतलब टेंशन एंड mg आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो अगेन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो T2 माइनस mg. क्यों सब्ट्रैक्ट किया? बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो T2 माइनस mg इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv2 स्क्वायर अपॉन r, वेयर v2 इज वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट. अगेन टेक mg ऑन द राइट हैंड साइड. तो टेंशन T2 एट द लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला होगा mv2 स्क्वायर अपॉन r प्लस mg. तो दिस इज टेंशन का फॉर्मूला एट द लोएस्ट पोजीशन. यहां पे लेट अस कम टू मिडवे पोजीशन. मिडवे पोजीशन कैन बी पोजीशन C या पोजीशन D. बट मिडवे पोजीशन पे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गया, टेंशन टुवर्ड सेंटर है और mg डाउनवर्ड है. इसका मतलब मिडवे पोजीशन पे mg फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मेशन में कुछ काम नहीं कर रहा है. तो ओनली टेंशन फोर्स जो टुवर्ड सेंटर है इट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे एंड mg हैज नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो फिर यहां पे इक्वेशन क्या होगा? सिंपल. T3 टेंशन T3 इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv3 स्क्वायर अपॉन r, वेयर v3 इज द वेलोसिटी एट मिडवे. तो इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट. इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट. और इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे, टेंशन एट द मिडवे पोजीशन. बच्चों ये डेरिवेशन अभी और आगे जाने वाला है बिकॉज हमको मिनिमम टेंशन डिराइव करना है, हमको मिनिमम वेलोसिटी डिराइव करना है. तो आपको क्या करना है? पहले इन इक्वेशंस को नोट डाउन करना है. तो वीडियो को पॉज करो और इन इक्वेशंस को
नोट डाउन करो और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो यहां पे पॉज करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है और ये इक्वेशंस आपके नोटबुक में पहले एंटर करना है एंड देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहां पे हम लोग स्टॉप करते हैं और फिर हम लोग अगले वीडियो में प्रोसीड करेंगे। अभी जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमको मिनिमम टेंशन और मिनिमम वेलोसिटी के वैल्यूज फाइंड करने हैं एट वेरियस पोजीशंस। का मतलब टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन एंड मिडवे पोजीशन पे मिनिमम टेंशन कितना पॉसिबल है और मिनिमम वेलोसिटी कितना पॉसिबल है। तो शुरू करेंगे हाईएस्ट पॉइंट के साथ। हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। And what is the formula of tension at the highest point? T1 equals to mv1 square upon r minus mg. यह है टेंशन का फॉर्मूला एट द हाईएस्ट पॉइंट। इसमें देखो m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है और r कांस्टेंट है। का मतलब ये जो टेंशन है उसका वैल्यू वेलोसिटी v1 पे डिपेंड करेगा। एट अ सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर मिनिमम वेलोसिटी पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएगा। अगर ये दो वैल्यू सेम हो गए, ये दो नंबर का सब्ट्रैक्शन है, तो अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गया तो टेंशन कितना होगा, 0। तो एक सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी होगा या एक सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी होगा जहां पे टेंशन 0 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, 0। रिमेंबर, टेंशन का मिनिमम वैल्यू 0 है, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा टेंशन 0 होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन ऑलवेज 0 नहीं होगा, बट मिनिमम कितना पॉसिबल होगा, 0। 0 से कम पॉसिबल नहीं होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो जब भी टेंशन मिनिमम होगा तभी एग्जैक्टली सिचुएशन क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे जब भी टेंशन 0 होगा तभी एग्जैक्टली देखो सिचुएशन क्या होगा। तो एक बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जैसे वेलोसिटी का एक मिनिमम वैल्यू आएगा, देखो मैं वेलोसिटी को कम कर रहा हूं, देखो ऑब्जर्व करो मैं वेलोसिटी को कम कर रहा हूं, तो एट सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी देखो व्हाट हैपेंस, क्या हो गया, जब भी बॉडी टॉप पे गया मिनिमम वेलोसिटी पे तभी स्ट्रिंग लूज हो गया, एंड जब भी स्ट्रिंग लूज होगा टेंशन 0 होगा। टेंशन विल एक्ट ओनली व्हेन स्ट्रिंग इज टाइट, बट मिनिमम वेलोसिटी पे या क्रिटिकल वेलोसिटी पे क्या हो जाएगा, टेंशन 0 हो जाएगा। का मतलब स्ट्रिंग ऐसे लूज होगा और बॉडी विल फॉल डाउन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंटिन्यू होना है तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज 0 टेंशन पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग लूज होगा और बॉडी फॉल करेगा। ठीक है, तो मिनिमम टेंशन कितना पॉसिबल होगा एट द हाईएस्ट पॉइंट, 0। 0 से ज्यादा पॉसिबल है लेकिन 0 से कम टेंशन नहीं होगा। एंड जब भी टेंशन 0 होगा स्ट्रिंग लूज होगा एंड बॉडी विल फॉल डाउन। एंड जब भी टेंशन मिनिमम होगा तभी वेलोसिटी भी मिनिमम होगा, तभी उस मिनिमम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस T1 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो T1 0 है, का मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमको मिनिमम वेलोसिटी कितना मिला, √rg। तो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, √rg। अगेन ये मिनिमम वेलोसिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वेलोसिटी √rg होगा। मिनिमम का मतलब वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, इससे ज्यादा हो सकता है बट इससे कम पॉसिबल नहीं होगा। तो कंडीशन क्या होगा v1 का, v1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू √rg। ग्रेटर देन इक्वल टू √rg में मिनिमम कितना होगा, इक्वल टू। तो हाईएस्ट पॉइंट का मिनिमम वेलोसिटी √rg है, उससे कम तो पॉसिबल नहीं होगा बट उससे ज्यादा पॉसिबल होगा।
तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट v1 कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट rg। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम टेंशन एंड मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। नाउ वी कम टू लोएस्ट पॉइंट। तो अभी लोएस्ट पॉइंट का मिनिमम वेलोसिटी और मिनिमम टेंशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लोएस्ट पोजीशन का मिनिमम टेंशन और मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां मैंने लिखा है LOCOE और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी किसी भी पोजीशन पे तो सेम ही रहेगा बिकॉज एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो बाय दिस लॉ आई कैन से टोटल एनर्जी एट पोजीशन B must be equal to total energy at position A because हर एक पोजीशन का टोटल एनर्जी सेम होगा बिकॉज एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। Now total energy consists of kinetic energy and potential energy. So now I say kinetic energy plus potential energy at position B is equal to kinetic energy plus potential energy at position A because total energy is sum of kinetic and potential energy. Kinetic energy को हम लोग कैलकुलेट करेंगे by the formula half mv square, हाफ mv स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला mgh। ये होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। और यहां पे h क्या होगा? हाइट। और हाइट कहां से मेजर करेंगे? ग्राउंड से। इस फॉर्मूला में जो h होता है वो हाइट होता है जो हम लोग ग्राउंड से मेजर करते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो लोएस्ट पॉइंट होगा ये ग्राउंड पोजीशन होगा। तो यहां से हम लोग एज को, हाइट को मेजर करेंगे। इसका मतलब बॉडी जब भी पॉइंट बी पे होगा उसका हाइट कितना होगा? 0 बिकॉज ये हो जाएगा ग्राउंड लेवल। तो एट पोजीशन बी हाइट एच बिकम्स 0 बिकॉज पोजीशन बी जो है वो लोएस्ट पोजीशन है, का मतलब वो ग्राउंड लेवल है। फिर पोजीशन डी पे हाइट कितना हो गया? देखो ग्राउंड से r हो जाएगा। हाइट का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। तो एट डी वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल कितना हो गया? r। तो यहां पे h का वैल्यू कितना हो जाएगा? r। दिस इज वर्टिकल हाइट एट पोजीशन d एंड पोजीशन c। एंड जब बॉडी पोजीशन a पे होगा तो उसका हाइट कितना होगा ग्राउंड से? तो ये डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है, तो यहां पे h कितना हो जाएगा? 2r। तो एट लोएस्ट पोजीशन हाइट इज 0 बिकॉज ये ग्राउंड लेवल है। एट पोजीशन d हाइट कितना हो गया? r। यहां से हाइट कितना हो गया? r। एंड एट पोजीशन a हाइट कितना हो गया ग्राउंड से? r प्लस r 2r। तो ये हाइट हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन b विल बी हाफ mv2 स्क्वायर बिकॉज पोजीशन b का वेलोसिटी v2 है। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन b कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी? बिकॉज यहां पे हाइट 0 है एंड अगर हाइट 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ए होगा हाफ mv1 स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 2mgr। 2mgr कहां से आया? बिकॉज यहां पे हाइट कितना है? 2r। तो हाइट को लिखो 2r, 2 बाहर आ गया 2mgr। अब इसको सिंप्लीफाई करो, m को पहले कैंसिल कर दिया और v2 स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ द साइड। तो v2 स्क्वायर बिकम्स v1 स्क्वायर प्लस 4gr या 4rg। फिर v1 का मिनिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको v2 का भी मिनिमम वैल्यू मिलेगा। v1 का मिनिमम वैल्यू कितना है? रूट rg। तो स्क्वायर कितना होगा? rg। ये मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो rg प्लस 4rg बिकम्स 5rg। फिर मैंने रूट ले लिया। तो मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन कितना होगा? रूट ऑफ 5rg। मिनिमम है, इसका मतलब इससे ज्यादा पॉसिबल है, इससे कम पॉसिबल नहीं होगा। अगर यहां पे वेलोसिटी रूट 5rg से कम होगा तो बॉडी सर्टेन हाइट तक जाएगा, वापस नीचे गिरेगा, ये पूरा सर्कल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहां से अगर बॉडी को पूरा सर्कल परफॉर्म करना है या पूरा वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करना है तो यहां पे मिनिमम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट कितना है?
√5rg। इससे ज्यादा पॉसिबल होगा पर इससे कम पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5rg। अगर ये मिनिमम वेलोसिटी है तो फिर मिनिमम टेंशन में हम लोग फाइंड करेंगे। तो अगर मुझे लोएस्ट पोजीशन का मिनिमम टेंशन फाइंड करना है तो सबसे पहले लोएस्ट पोजीशन के टेंशन का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? तो मिनिमम लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन का फॉर्मूला था mv2² by r plus mg। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे v2 का मिनिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो T2 का जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? v2² कितना होगा? 5rg। फिर r कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 5mg प्लस mg, दैट बिकम्स 6mg। तो ये होगा टेंशन का मिनिमम वैल्यू एट द लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना? √5rg और मिनिमम टेंशन कितना? 6mg। तो हम लोग ने हाईएस्ट पॉइंट का और लोएस्ट पॉइंट का मिनिमम वेलोसिटी और मिनिमम टेंशन को डिराइव किया। अभी सिर्फ एक पोजीशन बचा है, कौन सा? मिडवे। तो बस मिडवे पोजीशन का मिनिमम टेंशन और मिनिमम वेलोसिटी को डिराइव करेंगे। आपको क्या करना है? ये वाला डेरिवेशन भी नोट डाउन करना है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? मिडवे पोजीशन का मतलब आइदर पोजीशन सी या पोजीशन डी, इसका मिनिमम वेलोसिटी और मिनिमम टेंशन को डिराइव करेंगे। प्रोसीजर सेम होगा जो हम लोग ने पोजीशन बी के लिए किया था। क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी is equal to total energy at position D because energy always remains constant. Total energy is kinetic plus potential. Kinetic energy at position B होगा half mv2² and potential energy at B 0 होगा because B पे height कितना है? 0। क्यों 0 है? because B तो ground level है and अगर h 0 तो potential energy भी 0। काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन डी होगा हाफ mv3² बिकॉज डी का वेलोसिटी v3 है एंड पोटेंशियल एनर्जी एट डी कितना होगा? mgr होगा बिकॉज डी पे हाइट कितना है? r। तो h को लिखा r तो ये हो जाएगा mgr। मास m गैस कैंसल, v2² इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करो तो v2² इक्वल्स टू v3² प्लस 2gr। देयरफॉर v3² इक्वल्स टू v2² माइनस 2gr। अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो v2 का भी मिनिमम वैल्यू यूज करेंगे एंड वी नो v2 का मिनिमम वैल्यू एट द लोएस्ट पोजीशन कितना था? √5rg। तो मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट था √5rg, उसका स्क्वायर क्या? तो 5rg माइनस 2rg, दैट बिकम्स 3rg। बट ये v3² है तो स्क्वायर रूट कितना होगा? √3rg। तो मिनिमम वेलोसिटी एट मिडवे का मतलब एट डी या एट पॉइंट सी कितना होगा? √3rg। बट ये मिनिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा पॉसिबल है बट उससे कम पॉसिबल नहीं है। तो वेलोसिटी एट मिडवे इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3rg। अगर मिनिमम वेलोसिटी को मैंने मिनिमम टेंशन में सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे टेंशन का मिनिमम वैल्यू पता चलेगा। टेंशन का फॉर्मूला क्या था एट मिडवे? तो मिडवे पोजीशन पे टेंशन का फॉर्मूला था mv3²/r वेयर v3 इज द वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी v3 कितना है? √3rg। तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 3rg बिकॉज यहां पे स्क्वायर चाहिए तो यहां पे लिखो 3rg, r गेस कैंसिल, 3mg आएगा। तो लोएस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी √3rg है और मिनिमम टेंशन 3mg है। तो ये हो गया मिनिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम टेंशन का कैलकुलेशन एट मिडवे पोजीशन। तो दिस इज कंप्लीट डिस्कशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन।